क्यों हमें हमेशा ये सोचना है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान उसको कब सजा देगा। नीति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये सब कर्मों की खेती है। तो जो कर्म करके आए हैं, जो कर रहे हैं, वही तो काट रहे हैं। हमारी अपनी कुंडली में लिखा है कि हमारे को लाइफ में कब क्या स्ट्रगल करनी है, फिर दूसरों को क्यों ब्लेम देना है। एक बार मुस्कुरा के सरेंडर करके यूनिवर्स पे भी तो छोड़ सकते हैं, छोड़ दीजिए यूनिवर्स पे, और तब देखिए आपके रास्ते कैसे खुलते चले जाते हैं। आप दूसरों की नजर से खुद को देखना बंद कर देते हो, फिर आप एक नजर से खुद को देखते हो, परमात्मा कैसे देख रहे हो। तो अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हम ये मान के चले कि अच्छा ही हो रहा है कि हमारे पास कर्म कट गए। जो चीज होनी है वो होनी है, तकलीफ आनी है तो आनी है। इवेंट जो है वो 70% फिक्स्ड है, मगर 30% जो हमारे रिएक्शंस हैं वो हमारी फ्री विल है, वो हमारी अवेयरनेस है कि हम कैसे उसको क्रिएट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हमारी जिंदगी में दुख क्यों आते हैं। क्या सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है या फिर हमारे हाथ में लाइफ का कंट्रोल भी है। राधे राधे, मैं हूँ आचार्य दिव्या, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर एंड एन एक्सपर्ट आकाशिक रिकॉर्ड रीडर। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है, क्या सब कुछ लिखा है, क्या हमारे हाथ में कुछ कंट्रोल में नहीं है। चलिए मान लेते हैं अगर सब कुछ लिखा है और सब कुछ प्री डिस्टाइन्ड है। जब कोई शादी करता है, शादी से पहले उसके मन में कैसे ख्याल होते हैं। क्या आपने कभी ऐसा किसी व्यक्ति को देखा है जिसने शादी से पहले ये सोचा हो कि शादी के बाद मैं बहुत झगड़ा करने वाला हूँ, मैं अपनी वाइफ को बहुत परेशान करने वाला हूँ। या कोई फीमेल आपने ऐसी देखी हो जिससे सोचा हो कि मैं तो अपने ससुराल में जाके तांडव मचा दूंगी, मैं झगड़े करूंगी, मैं डिवोर्स लूंगी। ऐसा कोई नहीं सोचता है। हर कोई एक प्रिंस और एक प्रिंसेस के बारे में ही सोचता है, एक अच्छे भाव के साथ ही मैरिज की तरफ जाता है, जिसके बहुत सारे उसकी बहुत सारी उम्मीदें होती है। इसी तरीके से एक बिजनेसमैन मान के चलते हैं। बिजनेसमैन को कभी देखा है उसने ये सोचा हो कि मैं जो है 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके 1 साल के अंदर बिजनेस बंद कर दूंगा और 10 लाख रुपए का नुकसान लूंगा। ऐसा कोई भी नहीं सोचता है। बट फैक्ट ये है कि ये सब चीजें हमारे हाथ में नहीं है। हमें लगता है कि हम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर यस, इवेंट्स आर फिक्स्ड। इवेंट्स फिक्स्ड होते हैं, ये हमारा प्रारब्ध है जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ बेयर करना होता है। तो ये नहीं हो सकता कि जो बिजनेस फेल हुआ उसके अंदर मेरी मिस्टेक थी, मैंने बिजनेस को ढंग से रन नहीं किया। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। एक बच्चा है जो पैदा हुआ है, उसके साथ कुछ फिजिकल इश्यूज चल रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहा है लाइफ से। तो क्या उसकी अभी कोई प्रेजेंट में गलती है? हमें ये समझना है कि यस, उसके कुछ कर्म हैं जिसकी वजह से वो इस परेशानी को, कष्ट को भोग रहा है। इसी तरीके से वो बिजनेसमैन है, उसने भी जरूर कुछ किया है जिसकी वजह से वो आज इस परेशानी को भोग रहा है। वो प्रेजेंट है या पास्ट है, ये हमें समझना होगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पर है और क्या उसका सोल्यूशन है, वो रूट क्या है, वो प्रॉब्लम कहाँ है। तो प्रॉब्लम तो है, देयर इज सम कर्मा जिसकी वजह से वो चीज हमारे सामने आई है। तो कितना हमारी लाइफ में लिखा हुआ है और कितना हमारे हाथ में है। देखिए इस चीज को समझेंगे, अगर मैं ये कहती हूँ कि सब कुछ बिल्कुल फिक्स्ड है और हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर हम अपने बच्चों को डेस्टिनी के भरोसे क्यों नहीं छोड़ देते हैं। आपसे ही पूछती हूँ, आप छोड़ सकते हैं अपने बच्चों को डेस्टिनी के भरोसे? कोई नहीं छोड़ सकता। सब कुछ तो फिक्स्ड है ना, तो हम छोड़ दें, करने दीजिए जो कर रहे हैं। मगर कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं करते, वो बार बार अपने बच्चों को समझाते हैं कि ये सही है, ये गलत है। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि प्रारब्ध में जो हमें मिला है 70% इज फिक्स्ड। इवेंट जो है वो 70% फिक्स्ड है, मगर 30% जो हमारे रिएक्शंस हैं वो हमारी फ्री विल है, वो हमारी अवेयरनेस है कि हम कैसे उसको क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमसे कोई अगर बहस कर रहा है और हम साथ में उससे बहस कर रहे हैं, तो हम एक कर्मा बना रहे हैं। ये हमारी चॉइस है ना कि हम उसको लेट गो करें या हमें उसे लड़ना है। दिस इज व्हाट वी हैव टू डिसाइड। तो दिस इज आवर फ्री विल। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि दोनों चीजें पैरेलली चल रही हैं। जो फिक्स है उसको तो हम कभी चेंज नहीं कर सकते, मगर जो हमारे हाथ में है, जो अवेयरनेस है, जो फ्री विल है, उस पे हम काम कर सकते हैं। तो अगर किसी वाइफ के हस्बैंड उसको मारते हैं, बहुत परेशान करते हैं, उसके ससुराल वाले उसको बहुत परेशान करते हैं, उसकी जिंदगी एकदम खराब हो रखी है, तो वो उसका पार्ट है भाई, उसको जीना ही है वो चीज। या वो रिएक्ट करे, उनसे पंगे ले, लड़ाई झगड़े करे, उन पे पुलिस का अप्लाई कर दे, ये क्या है, मतलब क्या रूट लेना है उनको। देखिए ये हमें समझना होगा कि ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है। ठीक है, कहीं ना कहीं तो इसका कनेक्शन है, नहीं तो ऐसा क्यों है कि वही लेडी इतनी प्रॉब्लम, इतनी कष्ट में है, बाकी क्यों नहीं है।
अब हमें ये भी तो समझना है कि हमारी लाइफ का ये एक पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, वही लेडी की आप बात कर लीजिए जो इतना वायलेंस झेल रही है, तो अगर आप उसका चार्ट देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें ये दिखेगा कि यस, उसकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आनी है। तो अगर उसकी मैरिड लाइफ इतनी खराब है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसको उसे प्रताड़ना को झेलना है। अल्टीमेटली उसको डिसीजन लेना है जिससे कि वो भी ठीक रहे और सामने वाला भी रिलीज हो उससे, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के बीच में। इसके पीछे एक लेसन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैं आपसे पूछती हूँ, हम ही सब लोग हैं क्या, हमारी लाइफ में चारों खाने चौखस हैं? किसी के भी हैं। दूर से तो सब कुछ बहुत चमकता नजर आता है, मगर फैक्ट हमें ये समझना है कि कितनी क्लैरिटी है। तो अगर हम ये समझ रहे हैं कि सब कुछ सुंदर है, तो चैलेंजेस सबकी लाइफ में है। किसी की मैरिड लाइफ में हो सकता है, तो किसी के बिजनेस में हो सकता है, किसी के बिजनेस में हो सकता है, तो किसी को शारीरिक कष्ट हो सकता है, किसी को फैमिली में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम है, तो उसका कोई रूट कॉज जरूर है। तो हमें जो ट्रीटमेंट करना है, वो हमें ये समझकर करना है कि हमें क्या, किस वजह से ये परेशानी हमारी लाइफ में आई है, कि ताकि हम उससे बाहर निकल सके और हम उसको बेहतर तरीके से आगे चल सके। जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उन्होंने मेरे को अपना चार्ट दिखाया। शी जस्ट केम विद अ चार्ट। उन्होंने कहा कि मैडम आप मेरा चार्ट देखिए, मुझे आपसे एनालिसिस कराना है। मैंने उस क्लाइंट को बोला आपके 7th हाउस में प्रॉब्लम है, और मैंने उनको बोला आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही होगी। तो ऐसा लग रहा था कि शी वॉज इनटू सो मच पेन। शी केम अप लाइक एनीथिंग। उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि मैडम मेरी जो शादी हो गई, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, और मैं तो जिस व्यक्ति को समझ के शादी करी थी, ये तो वो व्यक्ति है ही नहीं। मेरी लव मैरिज थी, इन्होंने मुझे इतना दुख दिया, मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी, मैंने अपनी जिंदगी का ये सबसे खराब निर्णय लिया। मगर मजेदार बात, और इसका जो इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है, वो ये है कि मैंने उस फीमेल का चार्ट देखा था, उनके हस्बैंड का चार्ट नहीं देखा था। और यहाँ समझने वाली बात यह है, लगातार वो अपने हस्बैंड को ब्लेम कर रही थी। शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे। हम क्या कर रहे हैं, अगर हम अपनी कुंडली देखें, मैंने तो सिर्फ उनका चार्ट देखा ना, मैं उनको देखकर बता रही हूँ कि आपके सप्तम भाव में परेशानी है, आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सेम चीज उनका नवमांशा भी बता रहा था। तो वो क्या कर रही है, वो अपने हस्बैंड को ब्लेम कर रही है। तो उनको ये समझना जरूरी है कि कुंडली आपकी देखी गई है, आप दूसरे को ब्लेम कर रहे हो। अगर वो नहीं होते, कोई और होते, तो भी हमें यही भोगना है, क्योंकि हमने कुछ कर्म किया है जिसकी वजह से हमारे पास ये कष्ट आ रहा है। तो ये चीज जो है, ये बिल्कुल क्लैरिटी देती है इस बात की। कुंडली में आपको समझ आता है कि आप पास से क्या लेकर आए हो, कौन से प्रोमिसेस हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। तो वो है, तो उसके पीछे कोई कारण है। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल और देती हूँ आपको। हमारी ना एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब क्रेडिट लेना होता है ना, कुछ अच्छा होता है, तो हम आगे जा जाके लेते हैं। मैंने किया है, पता है, मैंने इसके पीछे बड़ी मेहनत करी थी। मगर जहां कुछ गलती होती है ना, सब ब्लेम हम दूसरों को देते हैं। तो मैं ये सबसे कहूंगी कि कुंडली में इट्स देयर, हमारी अपनी कुंडली में लिखा है कि हमारे को लाइफ में कब क्या स्ट्रगल करनी है, फिर दूसरों को क्यों ब्लेम देना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये समझना बहुत जरूरी है, नीति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये सब कर्मों की खेती है। तो जो कर्म कर रहे हैं, करके आए हैं, जो कर रहे हैं, वही तो काट रहे हैं। फिर हम दूसरों को क्यों ब्लेम दे रहे हैं? दिस इज व्हाट वन हैज टू अंडरस्टैंड। जैसे एक और चीज आपको बताऊंगी। हाँ, होता क्या है, मान लीजिए एक घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, एक व्यक्ति की वजह से आई। अब वो व्यक्ति जो है, वो उसका कारण बन गया। अब घर में क्या होता है, किसी एक को भी कष्ट होता है ना, पूरा घर हिल जाता है, सबको कष्ट होता है। अब क्या हुआ, उस सबने उसको ब्लेम करना शुरू कर दिया, तुम्हारी वजह से हमें ऐसा लॉस हुआ, तुम इसके जिम्मेदार हो, तुम्हारी वजह से आज हम यहाँ आके खड़े हुए हैं। यहाँ पर अगर उस व्यक्ति को ब्लेम ना करें और ये बात समझ जाए कि हमने भी तो कुछ कर्मा किया था, तभी तो आज वो पेन हम भी भुगत रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं, तो ये ब्लेम गेम ना हो करके सब एक मिलजुल कर अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो आई थिंक वो ज्यादा अच्छा सोल्यूशन नहीं है कि हम एक को ब्लेम करके मिल क्या रहा है, अल्टीमेटली हमें क्या मिल रहा है और क्यों हमें कष्ट हो रहा है, ये हमें समझना जरूरी है। क्योंकि हमने कुछ किया है, हम उसको काट रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को नहीं काट रहे हैं, हम अपने ही कर्मों को काट रहे हैं। जो पेन हम महसूस कर रहे हैं, उसके पीछे हमारे ही कर्म है। तो अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो हम ये मान के चले कि अच्छा ही हो रहा है, कि हमारे पास कर्म कट गए। बिल्कुल। आज से 10 साल पहले और आज की सिचुएशन में आपको एक अंतर मैं बताऊंगी। आज से 10 साल पहले की अगर मैं अपनी ही बात करूं, तो मैं हर बात पे एक सवाल करती थी। आई ऑलवेज यूज्ड टू हैव अ व्हाई, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऑलवेज आई यूज्ड टू हैव दिस क्वेश्चन। मगर जैसे जैसे मैं अध्यात्म में इन चीजों को समझना शुरू किया, तो मुझे अब ये समझ आता है कि जब भी कोई परेशानी आती है, तो मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा एक कर्मा और कट गया और मेरी सोल जर्नी में मैं एक स्टेप और आगे आ गई। तो ये हमें समझना जरूरी है कि एक्चुअली हमारे कर्मास कट रहे हैं, तो क्यों ना मुस्कुरा के काट ले।
कष्ट तो आना है, ये तो फिक्स्ड है। जो चीज़ होनी है वो होनी है, तकलीफ आनी है तो आनी है। अगर मेरे को बैकएक होना है कल सुबह तो ये तो होना है, तो फिर मैं उसको उसको बेटर ये है ना उसका ट्रीटमेंट करूँ, उसको लेके क्रिप करती रहूँ, या मैं उसको लेके हर समय यूनिवर्स को बैड मैसेज देती रहूँ कि मैं परेशान हूँ, मेरे साथ ही सब बुरा होता है, मेरी किस्मत ही खराब है, भगवान ही मेरे साथ ऐसा करते हैं। नाउ यू चेक दी स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट ये है कि मेरी तो किस्मत खराब है, मैं इस दुनिया में सबसे परेशान हूँ, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, और दूसरी स्टेटमेंट ये है कि मेरे कर्मा कट रहे हैं और मैं एज़ अ सोल ग्रो कर रही हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। I feel good in every situation. That gives a good message to the universe, and one also has to understand law of attraction. जो आप देते हो वही आपके पास वापस आता है। तो अभी आजकल ना इसी से एक इमोशन याद आया मेरे को। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो रोते रहते हैं। लाइफ में ठीक-ठाक चल रही है ज़िंदगी, फाइनेंशियली भी ठीक है, सब कुछ है ज़िंदगी में। कोई छोटी-सी प्रॉब्लम आती है वो रोते हैं और कहते हैं कि यार पैसे से खुशियाँ नहीं मिलती, हम खुश नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसा आ गया। तो मैं सबको यही बोलता था कि आप ना ग्रेटफुल नहीं हो जितना आपके पास में है। अपने से नीचे वालों को देखो, उनके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास उनसे बेटर तो है। तो ये एक साइड थी पॉजिटिव रहने की, जो मैं सबको बोलता था। बट अभी आपका वाला जो पर्सपेक्टिव वो एकदम नई डायरेक्शन लेके जा रहा है। वो ये कह रहा है कि आपके साथ जो हो रहा है उसमें और खुश रहो यार, वो तो कट गया। अच्छी बात है, आपका पास्ट कर्मा ही कट रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आप लाइफ में अच्छी सिचुएशन में नहीं हो, तो और अच्छी बात है। अगर आप सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो भाई मान के चलो, अगर आगे कुछ बुरा आएगा, मतलब जो आपका पास्ट कटना था, वो नहीं कटा है। तो जिसके साथ बुरा हो रहा है, एक नया पर्सपेक्टिव दे दिया आपने सोचने का कि बुरा हो रहा है तो उसको अच्छा ही मानो। एग्जैक्टली, क्योंकि वो आपको एज अ सोल ग्रो कर रहा है। हर चुनौती जो हम आज फेस कर रहे हैं वो आपको एज अ सोल ग्रो कर रही है। आप वो लेसन्स ले रहे हो। एक्चुअली हमें एक और चीज समझनी जरूरी है। इसका हमारे गरुड़ पुराण में भी जो है इसका वर्णन है। जब एक मनुष्य इस दुनिया से जाता है तो उसकी जो जब वो वापस स्पिरिचुअल फील्ड में जाता है, उसको पूरी एक मूवी की तरह उसको उसके साथ सब सारे कर्मास दिखाए जाते हैं। फिर वो खुद अपने लिए चैलेंजेस मांगता है। वो ये मांगता है कि मुझे जो है आगे अब एज अ सोल ग्रो करना है, उसे आगे बढ़ना है। उसकी जो उसको क्या करना है, ही वांट्स टू लिबरेट, उसको लिबरेट होना है। तो उसको क्या चाहिए, उसको वो चैलेंज चाहिए। अब वो चैलेंज मांग लिया उसने, उसी के अनुसार उसका जन्म हुआ। जब जन्म हुआ तो वहां उस टाइम पे वही प्लैनेटरी पोजीशंस में उसका जन्म हुआ, जिसको कुंडली बोलते हैं। तो वो वापस पृथ्वी पे आया। अब वो जो चैलेंजेस उसे खुद मांगे हैं, क्योंकि उसे एज अ सोल ग्रो करना है। अब पृथ्वी क्या है, इट इज अ स्कूल। ये एक स्कूल है और हम सब यहाँ विद्यार्थी हैं जो एज अ सोल ग्रो करने आए हैं। जो चैलेंजेस को हमें कैसे मैनेज करना है अपने आप को हर चैलेंज में, ये हमें सीखना है। तो जब हम यहाँ पर आते हैं, हमारे पास दो चॉइसेस होते हैं। पहला चॉइस है हम उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें, हम समझ जाएं ये हम ही ने करा था और ये चैलेंजेस हमें चाहिए कि ताकि हम एज अ सोल ग्रो करें। और दूसरा तरीका ये है कर्ज करते रहें, कभी किस्मत को, कभी लोगों को ब्लेम करें। वी कीप डूइंग दिस। तो ये चॉइस हमारी है। अब जैसे एक बच्चा है, उसे अगले स्टैंडर्ड में जाने के लिए एग्जाम्स देने होते हैं। आपको ध्यान होगा लोग जनरली भी ये बात कह देते हैं, परीक्षा का समय चल रहा है, ईश्वर परीक्षा ले रहे हैं। तो वो ये जनरल टर्म्स में कह दिया जाता है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है, हम सब एग्जाम्स दे रहे हैं, तो ग्रेसफुली अगर हम देते जाएंगे तो अच्छे नंबर लेते जाएंगे, अच्छे कर्मा बनाते जाएंगे। अगर हम अच्छे से नहीं करेंगे, अगर हम कर्ज करते रहेंगे, तो हम आगे इस लूप में फंसे रहेंगे और बैड कर्मास बनाते रहेंगे। सो इट गोज लाइक दिस। इट इज अ सोल जर्नी। और आपको इस बात को मैं एक और तरीके से समझाऊंगी। ये चीज ना, इट इज गोइंग टू एड मीनिंग टू अ लाइफ। ये मैंने सुनी थी जब मैं बहुत यंग थी, तो तब मुझे इस बात की इतनी समझ नहीं आई, बट विद टाइम मुझे बहुत समझ आई। हमारे जो है एक संत हुआ करते थे, वो इस दुनिया में अब नहीं है। विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट वो जो है हमें भागवत सुनाया करते थे। तो एक बार उनका बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ। उनकी सिचुएशन बहुत खराब थी, बहुत क्रिटिकल थी। तो उनकी सर्जरी हुई। सर्जरी होने के बाद वो थोड़ा सा रिकवर हुए। तो रिकवर करने के टाइम पर मैं उनसे मिली। आई वॉज विद माई फैमिली एंड आई मेट हिम। मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने क्या, मुझे अभी ये भी याद नहीं है। हम में से किसी ने उनसे ये क्वेश्चन पूछा, आप कैसे हैं? तो आप सोचिए इतने कष्ट में उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया होगा। कोई जनरल व्यक्ति होगा तो कैसे कहेगा, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है, पता नहीं भगवान ने मेरे हिस्से ये कष्ट क्यों लिखा था। मगर उन्होंने क्या बात कही, आज तक मेरी वो बात मदद करती है। उन्होंने ये कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कान्हा जी की भक्ति में हूँ, कष्ट तो इस शरीर को हुआ है। अब आप देख रहे हैं, उन्होंने अपने आप को दो तरीके से देखा। एक शरीर जो टेम्पररी है और एक आत्मा
जो परमानेंट है। सो उनका ये कहना कि कष्ट मेरे शरीर को है, और विश्वास कीजिएगा जब भी कोई प्रॉब्लम आती है मैं हमेशा अपने आप को ऐसे ही कहती हूँ कि कष्ट जो है वो मेरी बॉडी को है, बट आई एम ओके, आई एम फाइन। तो ये जो चीज है ये हमारे को बहुत हेल्प करती है, और ये वही व्यक्ति, मैंने उनके मुंह से सुनी और मैं इतने सालों बाद इस बात को एक्नॉलेज किया कि उन्होंने ये बात कही थी, और ये बात कितनी सच है। अगर हम इन चीजों को उतार लें तो भाई लाइफ कितनी सुंदर हो जाती है। तो जैसे अभी आपने बताया कि जब हम जन्म ले रहे थे उस टाइम पे हमने कहा कि हमको ये चैलेंजेस चाहिए और वो हमारी कुंडली में आ गया। अब कोई भी एस्ट्रोलॉजर वो कुंडली देख के हमको चैलेंजेस बता सकता है। तो अगर कोई ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि हम फॉलो कर सके और हम जान सके कि ये फेज ऑफ लाइफ हमारा ऐसा रहने वाला है, ऑफ कोर्स, एक आम जनता के लिए। बिल्कुल। अगर फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो ये बहुत सिंपल है। एप्लीकेशंस हैं, अब आप लोगों के पास, सभी के पास जो है बहुत इजीली अवेलेबल एप्लीकेशंस हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी एप्लीकेशंस हैं। उसमें कुछ नहीं करना है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप अपना डालिए, आपको उसमें पता चल जाएगा कि इस समय आपकी कौन सी दशा चल रही है, और आपको सीधे उस दशा को देखना है कि वो दशा जिस प्लैनेट की चल रही है, वो प्लैनेट उस कुंडली की लगन में देखते हैं हम, लगन चार्ट में वो प्लैनेट कहाँ बैठा है, वो प्लैनेट जहां बैठेगा उसको एक्टिवेट करेगा। फिर वो प्लैनेट की जो राशियां हैं उन भावों को भी एक्टिवेट करेगा, और जहां वो देखेगा उसको भी एक्टिवेट करेगा। तो वही इवेंट्स हमारी लाइफ में ऑलमोस्ट होते हैं, और ये दशाएं चेंज होती रहती मैं एक बार रिपीट करता हूँ ताकि मैं गलत हूं तो आप मुझे क्लियर करना। जो भी आप किसी की दशा चल रही है, वो दशा का प्लैनेट देखना है हमको। वो जिस हाउस में बैठा होगा, वो वाला हाउस हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब वो वाले हाउस में हमको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में जो प्लैनेट है, उस प्लैनेट की जो भी राशि है, वो जिस भी हाउस में बैठी होगी, वो वाले हाउसेस अगेन हमको बेनिफिट देना शुरू कर देंगे। थर्ड, जो दृष्टि पड़ रही है हाउसेस की, वो भी हमको इम्पैक्ट देना शुरू कर देगी। है। बिल्कुल। जो दृष्टि है इसके लिए हमें थोड़ा-सा बेसिक पता होना चाहिए, तो ये आपको धीरे-धीरे जिसको इंटरेस्ट होता है वो समझने लग जाते हैं। तो हम लोग जो है, जो इन सब चीज़ों को सुन रहा है कहीं न कहीं वो उन जड़ों से जुड़ा हुआ है, तो उनको ये समझ आता है कि कैसे हमें इसे देखना है। बट ये आपको एक एटलीस्ट एक आइडिया दे देता है कि क्या चैलेंजेस आने हैं और क्या अच्छा होने वाला है। तो अगर किसी का, जैसे ये जनरली भी बताया जाता है 11th हाउस एक्टिव हो रहा है तो गेन्स का समय है, प्रॉफिट्स आएंगे, ये लगता है। लगन एक्टिव हो रहा है, फर्स्ट हाउस एक्टिव हो रहा है तो व्यक्ति अपने ऊपर काम करने वाला है। सप्तम भाव एक्टिव हो रहा है तो व्यापार कर सकता है, बिजनेस में ग्रो कर सकता है। ठीक है, स्पाउस की उसके मैरिज का टाइम है, भाई शादी अगर नहीं हुई है तो शादी हो सकती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। 6 हाउस है तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, लिटिगेशन के मामले हो सकते हैं, अगर लोन लेना चाहता है तो लोन मिल सकता है। तो इस तरीके से कुंडली को देखा जाता है। इसके 12 भाव होते हैं, और बहुत इजीली धीरे-धीरे करके सब समझ सकते हैं। इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। और यहाँ पर हमें फिर ये भी समझना ज़रूरी है कि जिस प्लैनेट की दशा चल रही है, हमें उसी प्लैनेट के अनुसार अपने आप को बना लेना चाहिए। जैसे कि सूर्य की दशा है, तो सूर्य की दशा आपको कहती है कि सूर्य सबसे पहले उगता है, तो सब सुबह जल्दी उठिए, अपने पुरुषार्थ पे काम कीजिए, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाइए, कमिटमेंट को पे फोकस रहिए। चंद्रमा की दशा चल रही है तो आपको, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर नर्चरिंग नेचर ये डेवलप करता है। तो इमोशंस की जहां पर बात होती है, तो चंद्रमा की दशा चल रही है तो हेल्प करिए लोगों को, आपको अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पर हमें ये समझना है कि इसके बाद अगर मंगल की दशा चल रही है, तो मंगल कैसा प्लैनेट है, वो करेज की बात करता है, हिम्मत दिखाने की बात करता है, वो चार्ज लेने की बात करता है, वो एक कमांडर है। तो आपको अपनी जिंदगी बिल्कुल उसी की तरह चलनी चाहिए, कोई आलस नहीं करना चाहिए मंगल की दशा में। जैसे ये मंगल का साल है तो ये साल काम करने के लिए है। जो आलस करेगा उसको नुकसान होगा, जो काम करेगा उसको फायदा होगा। बहुत सीधी सीधी सी ये गणना है। इसी तरीके से बुध की दशा अगर चल रही है तो पढ़िए, पढ़ेंगे ग्रो करेंगे। बुध जो है वो लॉजिक्स है, बुध जो है वो हमारी वाणी है, कम्युनिकेशन पे काम करना, लॉजिक्स पे काम करना, पढ़ते रहना ग्रो कराएगा आपको। बृहस्पति की दशा है तो ज्ञान लीजिए, ज्ञान दीजिए। आप जितना ज्ञान बटोरेंगे वही आपके काम आने वाला है। इस दशा में पढ़िए, सीखिए, चीजों को अब्सॉर्ब कीजिए कोई चीज, क्योंकि बृहस्पति सबसे सबसे अच्छे प्लैनेट है। देवगुरु बृहस्पति जो है वो आप ऐसे समझ लीजिए, इनका भी एक मैं छोटा सा उदाहरण के तौर पे इनको समझाना चाहूंगी। जो बृहस्पति होते हैं वो गुरु होते हैं। गुरु खुद कितने भी कष्ट में क्यों ना हो, मगर उनकी जो दृष्टि होती है वो अमृत होती है। आपके कोई भी गुरु होंगे, वो आपको देखेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, चाहे वो उनको खुद कितनी भी पीड़ा हो रही हो, वो आपके लिए हमेशा सिद्ध होगा। तो इस तरीके से गुरु की दशा में हमें करना चाहिए। फिर आती है शुक्र की दशा। शुक्र सुंदरता है, लग्जरीज है, तो अपनी हाइजीन पे काम कीजिए, अच्छे से रहिए, सुंदर तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, आपको अच्छा लगेगा, आप ग्रो करना शुरू करेंगे। शनि की दशा
दशा अगर है तो अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। शनि की दशा है तो इस व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि उसको जिम्मेदार बनना ही बनना है, मेहनत करनी ही करनी है, क्योंकि शनि रगड़ते जरूर है मगर चमकाते बहुत हैं, और जो चमकता है ना वो फिर निखर जाता है। तो शनि में लोगों को लगता है कि बहुत डिले है, बहुत चैलेंजेस है, क्योंकि वो हमें निखार रहे हैं। उस समय पे ना हमें आलस करना है, ना हमें जिम्मेदारियों से भागना है, और ना ही हमें काम करने से डरना है, बहुत मेहनत करनी चाहिए। और उसके बाद आती है राहु की दशा। तो राहु क्या है? शैतानी दिमाग। राहु रंग से राजा और राजा से रंग बना सकता है। तो राहु की दशा में व्यक्ति को अपना चार्ज लेना चाहिए और बहकावे में, क्योंकि इल्यूजन है तो इल्यूजन में नहीं आना चाहिए। लॉजिकली समझ के चलेंगे तो कभी नुकसान नहीं होगा, मगर कहीं सुनी बातों में अगर चलना शुरू कर देंगे तो नुकसान होने के चांसेस बहुत हैं। और अगर चल गई है केतु की दशा तो समझ लीजिए कि डिटैच होने का समय आ गया है। उस समय पे काम आप दुनिया का करिए, मगर ईश्वर को हर समय आपको कनेक्टेड रहना है, क्योंकि केतु आपको डिटैच करके परमात्मा से कनेक्ट करता है। ये बिल्कुल सीधी तरीका है। अगर कोई अपनी लाइफ में इस चीज को भी अगर फॉलो कर लेता है तो उसको फिर परेशानी नहीं होती है। मतलब मान के चलो कि अगर शनि की दशा चल रही है तो स्ट्रगल आएगा ही, तो खुश रहो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, मेहनत करो। आपको देखिए, शनि को जो है ना, एक समझने वाली बात है, वो है कर्म फलदाता। हमारे कर्मों का पूरा फल देने आए हैं, स्ट्रिक्ट है वो। तो अगर वो सोच रहे हैं कि हमें माफ कर रहे हैं, तो वो ऐसे प्लैनेट है बेस्ट, मतलब शनि जो है सबसे खूबसूरत प्लैनेट है, क्योंकि वो हमें निखार रहे हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए किसी ने इसको फॉलो नहीं किया, दशा कह रही थी ये कर और उसने वो नहीं किया, तो क्या ये प्रारब्ध का पार्ट था या फिर वो फ्री विल का पार्ट है? दैट इज फ्री विल। अब किसी को पता है सूर्य की दशा चल रही है और वो आराम से सो रहा है, तो ये उसकी फ्री विल है ना। आप उठ के तो देखिए, सूर्य को अर्घ तो दीजिए जल्दी, आप सूर्य नमस्कार कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, आपकी लाइफ में चेंज आना शुरू हो जाएगा। मरकरी की दशा में मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी। मरकरी की दशा में क्या हुआ, एक फीमेल से ही मैं कनेक्टेड हूँ और बहुत प्रेम है उनका मेरे साथ। उन्होंने अपनी लाइफ का मरकरी की 17 साल की दशा में बहुत मेजर पार्ट जो है वो पढ़ाई नहीं करी। जब उन्होंने पढ़ाई शुरू करी तो उनकी ग्रोथ ऐसे होगी शुरू। तो क्योंकि शादी हो गई, बहुत सारी चीजें चलती रही, तो वो नहीं कर पाई, अपनी चीजों पे फोकस नहीं कर पाई। फिर जैसे जैसे उन्होंने मरकरी का काम करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, उनकी ग्रोथ ऐसे हुई कि वो साल भर में इतना सब कुछ चेंज हो गया। तो हमें समझना है कि प्लैनेट हमसे क्या चाहता है। अब केतु की दशा में व्यक्ति लगा रहे दुनिया संसार की चीजों को पाने के लिए, मत करे भक्ति। वो उतने जाना उसने वही है, डिटैच होना ही होना है। उससे कुछ ना कुछ जरूर छूटेगा कि वो ईश्वर की तरफ जाएगा, नेचुरली जाएगा वो, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मान लो हम 10 चीजें लिखवा के आए थे जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, वो 10 काम करने हैं। अगर वो 10 काम नहीं करेंगे तो अगले जन्म में फिर वो करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। और ऐसा भी हो सकता है कि 10 काम की जगह हमने 12 काम कर दिए, मतलब इस जन्म में भी 2 गलत काम कर दिए, तो अगले जन्म में 12 काम करने पड़ेंगे। वो तो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है जो हम कर रहे हैं। हमें देखिए, ये तो हमें समझना होगा, जैसे मैंने बताया कि जो हमने बोया है वो हमें काटना है, तो जो हम करके आए हैं वो हम काट रहे हैं। अब यहाँ पर हमें अवेयर होना होता है कि हमें क्या करना है नेक्स्ट। हमारा जो कर्मा है वो हमें कैसे बिल्ड करना है, अच्छा करना है, खराब करना है। अगर जो लोग अच्छा कर रहे हैं वो अपने लिए चीजें ईजी कर रहे हैं, आगे के लिए चीजें उनकी बेटर हो रही है, उनका कर्मा कट रहा है, और उसमें भी वो ग्रेसफुली कर्मा काट रहे हैं, तो वो उनके लिए अच्छा हो रहा है। और जो लोग इसको और बना रहे हैं तो आगे ऑब्वियसली उसको भी काटना है। तो हम जो इस टाइम जिंदगी में कुछ भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, वो पास्ट जन्म की ही हो गए, इस करंट जन्म का भी कुछ हो सकता है। दोनों चीजें पैरेलली चलती हैं। यहाँ पर हमें ये भी समझना होगा कि पास का तो है ही, ये हमेशा हमें समझना है कि हम कितनी चीजों को कंट्रोल कर पा रहे हैं। जैसे मैं ही अपनी बात करती हूँ, आप ही अपनी बात कर लीजिए, या कोई भी अगर अपनी लाइफ को ही देखे, हम कितने इवेंट्स को कंट्रोल कर पाते हैं, हम अपने कल के बारे में कितनी चीजें हम प्लान करते हैं और कितनी एग्जीक्यूट होती हैं। ये समझने वाली बात है। मान लीजिए मैंने कल के लिए अपना एक इवेंट प्लान किया, अब वो नहीं एग्जीक्यूट हुआ, क्या ये मेरे हाथ में था? तो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। हमारे हाथ में क्या है ये हमें समझना जरूरी है। जो चीजें जैसी होनी है वो वैसी होनी है, यहाँ पर हम कैसे उनको डील कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। या तो हम ये मान लें कि सब कुछ हमारे हाथ में है, तो हम अपने अगर एज की बात करें तो जब हम 18-19 साल की उम्र में होंगे, शायद 20 की मान लीजिए, 22 तक मान लीजिए, उस टाइम पे सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। ऐसा लगता है हम पता नहीं क्या कर जाएंगे, जो किसी ने नहीं किया वो हम करके दिखा देंगे। फिर जब व्यक्ति 30, 35, 40 की तरफ आता है तो मैच्योरिटी आने लगती है, फिर उसे समझ आ जाता है कि ये चीजें हमारे कंट्रोल में है नहीं। फिर क्या होता है, फिर वो उसी चीजों को अपने बच्चों में देखने लगता है। फिर वो सोचता है कि ये सब कुछ कर लेगा। तो ये चेन तो कभी खत्म होने वाली नहीं है।
यहाँ पर 40 तक आते-आते इतनी समझ आ जाती है, और ये सभी लोग इस बात से जो है कहीं न कहीं वाकिफ़ होंगे इस बात से कि हमें ये समझना है कि हम लोग जब 20, 21, 22 साल में थे, हमने अपनी लाइफ़ की क्या जर्नी सोची थी। अगर हम उसको देखें, कुछ ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि नहीं, हमें तो बहुत कुछ मिला है, तो ये हमारी किस्मत ही है, हमारा भाग्य है जो हमें दे रहा है। और कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि हमने बहुत कुछ सोचा था जिसमें हमें नहीं मिला। तो हम में से कोई भी ऐसा है जो अपनी बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी सोच के आया है? कोई भी ऐसा नहीं है। हर कोई अपनी लाइफ को बड़ा सुंदर बनाने के लिए सोचता है, मगर 35-40 तक आते-आते समझ आ जाता है कि हमारे कंट्रोल में एक्चुअली है नहीं। तो वो पास्ट लाइफ कर्मा है, वो प्रेजेंट लाइफ कर्मा है, बट कर्मास आर वर्किंग। तो पता कैसे लगेगा कि मेरा पास्ट लाइफ कर्मा क्या है, जिसकी वजह से मैं इस ज़िंदगी में ये वो करता रहा हूँ? देखिए, इसके बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि हमारा पास्ट लाइफ कर्मा क्या था। आज प्रेजेंट में मेरी लाइफ में जो चैलेंज आया है वो कौन सी पास्ट लाइफ है, उसका क्या ऐसा काम मैंने किया था जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ये हो रहा है। जैसे हम वापस उसी लेडी पे आ जाते हैं जिनका एग्जाम्पल आपने दिया था कि उनके साथ बहुत वायलेंस हो रहा है, वो बहुत परेशान है अपनी जिंदगी में। तो उनका पास्ट का ऐसा क्या कर्मा था जिसकी वजह से ये सोल कॉन्ट्रैक्ट उनकी लाइफ में आया, और उसका क्या लेसन उनको लेना है, ये सब जान सकते हैं हम। ये जान कैसे सकते हैं? हम इसको अकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा जान सकते हैं। और अकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? आप ऐसे समझ लीजिए, हम सबने सुना है बुक ऑफ लाइफ, चित्रगुप्त की किताब। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, और वो रिकॉर्ड्स कहाँ हैं? वो रिकॉर्ड्स हैं यूनिवर्स में, वो हैं हमारी स्पिरिचुअल एनर्जीज के पास। ये जो रिकॉर्ड्स हैं इनको बोला जाता है अकाशिक रिकॉर्ड्स, और ये अकाशिक लाइब्रेरी में है, जिसको हम एक्सेस करके जान सकते हैं कि हमारा पास्ट में हमने क्या किया था जिसकी वजह से प्रेजेंट में आज हम इतने परेशान हैं, या हम इतने दुखी हैं, या हमारी लाइफ में कोई भी चैलेंज चल रहा है, उसका कारण क्या है। कोई भी पैटर्न जो रिपीट हो रहा है, आप सोचिएगा कि एक घर में इतने सारे लोग रह रहे हैं, कोई एक सफर कर रहा है, लगातार सफर कर रहा है, फाइनेंशियली नहीं ग्रो हो रहा है, उसकी लाइफ में ये पैटर्न रिपीट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। कुछ तो है जो उसे ग्रो नहीं करने दे रहा। ऐसा तो नहीं है, अगर या तो वो व्यक्ति, चलिए मान लीजिए किसी ऐब में हो, हम कहें ठीक है कि वो कोई ऐब में है, कुछ गलत काम करता है, वो काम नहीं कर रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है। जब वो मेहनत करता है, सब कुछ वो ठीक कर रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है कि वो पैटर्न उसकी लाइफ में चल रहा है। एक और एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ। हमारे पास एक 50 के अराउंड एक फीमेल थी, उनसे मेरी बातचीत चल रही थी, बहुत डिस्टर्ब थी वो बोली, मैम मेरी लाइफ में मुझे कभी प्यार मिला ही नहीं, मुझे कभी किसी से प्यार नहीं मिला, और अब तो मुझे ऐसा लगता है मैं अकेली ऐसे ही चली जाऊंगी इस दुनिया से। तो यहाँ हमें ये समझना है कि दिस इज अ कार्मिक पैटर्न। ये एक पैटर्न बन गया है। नहीं तो 50 साल की उम्र तक अगर किसी को ये महसूस हो रहा है कि उसके पास कोई भी नहीं है, मतलब वो प्यार अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए शी इज हैविंग डॉग्स, वो मतलब कोई तो रीजन है, शी इज टेकिंग दैट लव फ्रॉम एनिमल्स नाउ। तो अब मैं उनको बोलूं कि नहीं नहीं, आपके साथ अभी साइकोलॉजिकल कुछ इशू है, दैट्स रॉन्ग। देयर इज अ कर्मा दैट इज नॉट लेटिंग हर गेट दिस। तो वो कार्मिक पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है, और ये हम जान सकते हैं। जैसे मेरी अभी आपकी बात करते-करते एक फैमिली मेंबर दिमाग में आया, तो उसकी लाइफ सही नहीं रही बचपन से। तो बचपन से ही हेल्थ प्रॉब्लम्स रही, बॉडी में इश्यूज़ रहे, अर्ली एज में ही ऑपरेशंस करा लिए। उसके बाद में मैरिड लाइफ की बात करके चले तो मैरिड लाइफ भी हेल्दी नहीं रही है, डिवोर्स हुआ। तो ये भी तो एक पैटर्न ही बन रहा है, और इमोशनली वो बंदा सही नहीं है। और थ्रू आउट ऐसा देख रहा हूँ कि मतलब अगर मैं उसके बारे में सोचता हूँ, तो उसकी थ्रू आउट द जर्नी कुछ ना कुछ होता ही रहा है उसके साथ में। तो इसका मतलब ये था कि वो पिछले जन्म के अंदर बहुत बड़ा विलेन था। इट्स नॉट नेसेसरी, हम ये नहीं कहेंगे कि विलेन था, हमें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। जब तक हम किसी के रिकॉर्ड्स एक्सेस नहीं कर सकते करते हैं, तब तक हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि किसने क्या किया है। बट यस, कुछ कर्मा तो है जो उनको इन चीजों से निकलने देती। या फिर कोई एक स्पेसिफिक ऐसा कर्मा है जो कट नहीं रहा और वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए वो लाइफ में चले जाता एग्जैक्टली, जब आप उसको नहीं काट, जब वो कटता नहीं है, तो वो फिर वो पैटर्न मिल जाता है, फिर वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। तो इसीलिए कहते हैं लोग ना टेम्पररी सोल्यूशंस ढूंढते हैं। तो व्हाई टू लुक फॉर टेम्पररी सोल्यूशंस? टेम्पररी सोल्यूशन से क्या होता है? जो टेम्पररी सोल्यूशन है, जैसे किसी की लाइफ में अभी उनको लग रहा है कि मुझे ये व्यक्ति मिल जाए सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट वो कर्मा तो आपको काटना है। वो व्यक्ति मिलेगा तब भी काटोगे, और नहीं काटोगे फिर आगे जाके काटोगे। तो अल्टीमेटली हमें कर्मा काटना ही है। हमें ये समझना जरूरी है, अगर हमें कर्मा नहीं काटना है तो हम इस दुनिया में क्यों है? आप हैं, मैं हूँ,
अगर मैं कहूँ मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, तो फिर मैं यहाँ क्यों हूँ? कर्मा है, मेरा अभी कुछ है जो मुझे करना है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ, वरना फिर मैं यहाँ नहीं होती। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड कि हम सबने कुछ किया है और हमें उसको करना है, हमें उसे फिनिश करना है, तभी हम जो है इससे आगे बढ़ सकते हैं। और आकाशिक के थ्रू हम इसी को जानते हैं। आकाशिक हमको एक तो क्लोजर दे रहा है मेरे हिसाब से, कि अगर हमारे साथ में कुछ बुरा हुआ, कुछ भी हुआ, तो हमको पता लग पा रहा है कि वो क्यों हुआ हमारे साथ में। दूसरा, हमको आइडेंटिफाई भी करा के बता पा रहा है कि मेरी लाइफ में पैटर्न आ रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग रेमेडीज भी मिल रही है। बिल्कुल, आपको इसमें 3 तरीके से आकाशिक में काम हम कर सकते हैं। पहली चीज़ तो हम अपनी प्रॉब्लम की जड़ को ढूँढते हैं कि हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, रूट कॉज़ क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे ही यहाँ चोट लगी है, तो मैंने क्या किया, इसमें मरहम लगाया। अब उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन फिर दर्द होने लगा, फिर घाव देख रही हूँ बड़ा गहरा है, फिर मरहम लगा रही हूँ, फिर वो गहरा है। तो अल्टीमेटली मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर क्या कहता है, टेस्ट कराइए। पहले रूट कॉज़ तो जानें कि प्रॉब्लम आपकी क्यों आ रही है, क्यों ये हील नहीं हो रहा। इसी तरीके से हमें अपनी प्रॉब्लम की जब रूट कॉज़ पता चल जाता है, तो हम फिर उसको हील कर सकते हैं। दिस इज़ वन वे। दूसरी चीज़ ये है कि आकाशिक जो है वो यूनिवर्स में हमें डाउनलोड्स मिलते हैं। आकाशिक के द्वारा जब ये एक बहुत सुंदर मेडिटेटिव प्रोसेस होता है, जिससे हम 5th डिमेंशन में कनेक्ट करते हैं और हमें वहाँ से डाउनलोड्स मिलते हैं। उसमें हमें रेमेडीज़ भी मिलती हैं। और जैसे आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ। एक व्यक्ति थी, उनका आकाशिक मैंने किया था। उनके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे। तो मैंने जब आकाशिक किया, तो मैंने जब उनका पास्ट लाइफ देखा, तो मैंने देखा शी वाज़ वेरी रूड एंड शी वाज़ हिटिंग किड्स। तो वो शी वाज़ वेरी लॉन्ग, सॉरी, शी वाज़ वेरी टॉल एंड उन्होंने जो है बहुत स्ट्रॉन्ग थी वो, और वो बच्चों को मार रही थी। तो उनको हेल्थ इश्यूज़, अब मैंने ईज़िली कनेक्ट किया, और ये भी बहुत ईज़िली आप समझ जाते हैं, रीडर्स को बहुत आसानी से समझ आ जाता है कि हाउ इट इज़ वर्किंग, कैसे कनेक्ट हो रहा है। तो मुझे ये समझ आया कि उन्होंने ये कर्मा किया, इसी वजह से उनको ये पेन आ रहा है। फिर मैंने उसके बाद आई सॉ कि वो बच्चों को प्यार कर रही हैं, ठीक है? वो बच्चों को बुक्स दे रही हैं, उनकी केयर कर रही हैं, ठीक है? उनको कपड़े दे रही हैं। तो दैट इज़ अ रेमेडी। तो दैट मीन्स उनको ये करना चाहिए, जिससे उनका हेल्थ इश्यू कम होगा। तो ये दूसरा तरीका है। तीसरा होता है हीलिंग्स। आकाशिक लाइब्रेरी में जो हीलिंग्स होती हैं, उन स्पिरिचुअल एनर्जीज़ में हीलिंग्स होती हैं, वो बहुत पावरफुल होती हैं और जल्दी होती हैं, जिसमें हम हर तरीके की हीलिंग कर सकते हैं। और बाकी तो ये ईश्वर के हाथ में है। हमें ये, हर हीलर भी ये बात जानता है कि मैं फिर इस बात को कहूँगी, हम सबकी लिमिटेशंस हैं। तो हम अगर ये सोच रहे हैं कि हम परफेक्ट हैं, तो परफेक्ट तो सिर्फ वही है, यहाँ कुछ भी परफेक्शन नहीं है। हम सब सीख रहे हैं और हम एनर्जीज़ के साथ काम करते हैं। हमें समझ आता है कि हम कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे खुद को ठीक कर सकते हैं। और ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है, हीलर अगर कोई है तो उसको एक लैंप की तरह बनना होगा। अगर उसके आसपास धुंध होगी, तो वो कभी किसी की मदद नहीं कर पाएगा। तो पहले तो अपने आसपास धुंध हटाए, तभी तो रोशनी देगा दूसरों को। तो हीलर के लिए ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि वो खुद की ऊर्जा अच्छी रखे, कि ताकि वो दूसरों को भी पॉजिटिविटी, सकारात्मक ऊर्जा देता जाए। ठीक है। तो मेरे को जो समझ में आ रहा है, आकाशिक से एक तो क्लोजर मिल रहा है, क्योंकि क्लोजर मेरे दिमाग में क्यों थॉट आ रहा है, जब मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया था, इससे पहले मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी। 8 मंथ प्रेग्नेंट होने के बाद हमने बेबी लूज किया। तो वो एक नेगेटिव था, जो मैं कहूँगा मेरी जिंदगी में पहला हुआ था। मैं ऐसा था कि मतलब सब कुछ मस्त है ज़िंदगी में, कि आज तक कुछ हुआ ही नहीं है, कोई कभी डाउन फेज़ नहीं देख रहा हूँ मैं, और ये अगर कुछ हो भी रहा है तो मेरे को याद नहीं रहता था, क्योंकि वो खुश रहने वाला मिजाज है। बट वो वाला जो फेज़ देखा, तो वो वाले फेज़ में ऐसा लगा कि ऐसा क्यों हुआ? मेरी वाइफ़ के दिमाग में आज तक वो थॉट है कि ऐसा क्यों हुआ? मैं उससे ओवरकम कर गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसके बाद ना मैं बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली बेटर हो पाया, कि वो जो हिट हुआ उसके बाद मैं थोड़ा इमोशनली साउंड हुआ। उससे पहले शायद मैं नहीं था। फिर मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया, उसके बाद मेरे को बहुत सारी लर्निंग मिलनी शुरू हुई, ये अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी, फिर मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि ये जो चीज़ हुई है क्यों हुई होगी, क्या हुआ होगा, क्या हुआ? तो कहीं न कहीं मेरे दिमाग में तो क्लोज़र आ गया। तो एक तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये वाली चीज़ें आपको क्लोज़र तो दे ही रही है। दूसरी साइड पे एक डायरेक्शन और पता लग रही है कि हमको रेमेडीज़ पता लग रही है, हमारे साथ जो हुआ है उसका सॉल्यूशन क्या है, कि अगर हमने पिछले जन्म में बच्चों को बहुत मारा था, तो इस जन्म में अगर हम बच्चों को प्यार करेंगे, तो वो वाला कष्ट कट जाएगा जो हमने उस टाइम पे किया था। थर्ड आपने बताया हीलिंग्स। अब हीलिंग्स का मुझे ये सवाल नहीं समझ में आया कि आप मेरा वो कर्म काट रहे हो हीलिंग करके। आई टेल यू, हीलिंग्स का भी ना तरीका होता है। पहली हीलिंग आपको मैं समझाती हूँ। एक बहुत टॉक्सिक मैरिज चल रही है,
हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत डिस्प्यूट्स हैं, तो हर रोज लड़ाई होती है, सुबह बहुत अपशब्दों से एक दूसरे का जो है दिन शुरू करते हैं, फिर रोज सोचते हैं कि शायद कभी ठीक हो जाए, ये बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तो हमारी कोशिश तो दूसरों को ही बदलने की रहती है ना, तो हर किसी का थॉट ये होता है इसकी वजह से हुआ तो ये बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे करके ये प्रोसेस चलता है। अब क्या हुआ, ये टॉक्सिक एनवायरनमेंट था, तो दोनों एक दूसरे को खराब बोलते हैं, कर्ज कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं, कभी फैमिलीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं। ये है प्रॉब्लम। अब इसकी हीलिंग कैसे है? एक जना हमारे पास आया, उसने कहा कि मैडम मुझे ये जानना है कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये जो व्यक्ति मेरी जिंदगी में आए हैं ये क्यों आए हैं, मतलब ये जब से आए हैं मेरी लाइफ जो है एकदम खराब हो गई है। अब हमने जब आकाशिक किया तो हमने ये पाया कि ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने जो है पास्ट लाइफ में अपने जो है इनके जो पार्टनर थे उनको बहुत तकलीफ दी है, तो अब ये कर्मा जो है इनके पास वापस आया है। तो अब जो है पहली चीज जब मैंने उन क्लाइंट को ये बात बताई, उन व्यक्ति को ये बात बताई कि आपने पास्ट लाइफ में ऐसा किया था इसीलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है, और ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है भाई, वो आपको पेन देंगे आप उनको देंगे, ये चलता रहेगा। अब यहाँ पर जैसे ही उनको ये बात समझ आने लगेगी, ये पहले तरीके की हीलिंग होती है, उन्हें प्रॉब्लम समझ आ गई कि प्रॉब्लम आई कहाँ से है। अब उनका सबसे पहले सामने वाले को देखने का नजरिया बदल जाता है। तो जो टॉक्सिसिटी थी ना, जो मुंह से जो कर्ज निकल रहा था हर समय, वो समझ गई ना कर्मा काट रहे हैं, तो अब वो क्या होगा, वो भी समझ जाएंगे कि सामने वाला भी मेरी तरह ही है, वो भी अपनी सोल जर्नी पे है और मैं भी अपनी सोल जर्नी पे हूँ, क्या फायदा उनको कुछ कहकर। तो अब हमें ये समझना है कि पहले पॉइंट पे जब हम दूसरे को बदल रहे थे, हम एक दूसरे को खराब बोल रहे थे, उससे हमारी लाइफ पे भी असर हो रहा था, हमारे बच्चों के ऊपर भी असर हो रहा था। दूसरे पॉइंट पे अगर एक जना इस बात को समझ जाए और वो पॉजिटिविटी स्प्रेड करने लगे कि सब ठीक है, हमारे बीच में ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि ट्रिगर होता है, मैं अगर ये बात कह रही हूँ कि ट्रिगर नहीं होगा, सामने वाला कुछ बोलेगा तो ट्रिगर होगा, मगर वो आप कितनी जल्दी खुद को बैलेंस कर लेते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्योंकि लड़ने से कोई सोल्यूशन मिला है, आप बोलते रहो, दिन भर झगड़े करते रहो, धीरे धीरे वो बच्चों का भी मेंटल हेल्थ खराब होगी, आपके अपने घर की ऊर्जा खराब कर रहे हो आप। मगर अगर आपने खुद को कंट्रोल कर लिया, विश्वास कीजिएगा आप पहले हीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपना रूट कॉज पता चल गया, आपने खुद को कंट्रोल करना शुरू कर दिया और आपने अपने आप को एज अ सोल देखना शुरू कर दिया। बिल्कुल उनकी तरह जिनके बारे में, संत के बारे में मैं आपको बता रही थी, उन्होंने वो समझ गई कि ये मेरी सोल जर्नी है और मुझे ये कर्मा काटना है, तो क्यों ना मुस्कुरा के काट ले, छोड़ दें। तो आप उलझना बंद कर देते हो, आप बेमतलब के डिस्प्यूट्स में पड़ना बंद कर देते हो, आप सामने वाले के साथ खराब रिएक्शन नहीं देते हो। इससे आपका कर्मा भी अच्छा होता है और वो कर्मा भी कटना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये आपके घर के एनवायरनमेंट में चेंज लाना शुरू कर देता है। तो ये होती है पहली तरीके की हीलिंग। दूसरे तरीके की हीलिंग जो हीलर्स करते हैं वो स्पिरिचुअल फील्ड में, आकाशिक लाइब्रेरी में डिवाइन एनर्जी से प्रेयर करते हैं, हीलिंग गाइड से प्रेयर करते हैं कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करने में मदद करें। और ये यूनिवर्स के ही हाथ में होता है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हीलर्स प्रेयर करते हैं एंड देन डू वर्क। एक चीज हमें समझनी है, डॉक्टर के पास व्यक्ति तभी जाता है जब उसको इलाज मिलना होता है, नहीं तो व्यक्ति डॉक्टर के पास भी नहीं पहुंचता। तो जब यूनिवर्स चाहती है कि हमारी लाइफ में अब अच्छा हो, हम एनर्जीज को महसूस करें, हमारा विश्वास परमात्मा में बढ़े, तो हमें ये रास्ते मिलने लगते हैं। तो ये होती है हमारी दूसरे तरीके की हीलिंग। यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूंगा। अगर मान लो किसी का कर्म कटना था, वो किसी हीलर के पास गया, हीलर ने प्रेयर करी और वो कर्म कट गया, दैट इज डेस्टिनी, हम मान के चल रहे हैं। दूसरा, मान लो उस बंदे ने बहुत गंदे काम कर रखे थे और कोई हीलर था वो बहुत पावरफुल था, उन्होंने प्रेयर करी और उन्होंने जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी उन्होंने माफ भी कर दिया, तो वो जो उसका कर्म था वो हीलर पे आ गया। यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि हीलिंग्स भी, देखिए हम कर रहे हैं पॉजिटिव हीलिंग्स की बात जो आकाशिक लाइब्रेरी में होती है। हमें हीलर को पता होता है कि उसको किस किस लिमिट में काम करना है। दूसरी चीज ये है, हम जिस हीलिंग की बात कर रहे हैं, अब एक बात यहाँ पर भी मैं ऐड करूंगी, जैसे किसी को पेन है तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको पेन रिलीफ दे रहे हैं। अगर मैं कहूँ जड़ से पेन खत्म कर रहे हैं तो वो हम नहीं कर सकते हैं, जो लिखा है वो तो काटना है। हम क्या करें, उस पेन को दबा देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे किसी का ब्रेकअप हुआ तो उसको पेन है ना, अब पेन के बाद वो उस दर्द में वो क्या करता है, वो एक फ्रेंड को कॉल करता है। उसे दो तरीके हैं, एक तो या तो अपने कमरे में अपने आप को बंद कर ले और रोता रहे, गाने सुनता रहे और अपने आप को बिल्कुल उसी मोड में ले जाए, ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके के लोग कैसे होते हैं, फोन करा और अपनी पूरी भड़ास निकाल ली, ठीक है, कह दिया यार उसने पता है ऐसा किया, जो भी है, तो दैट इज अ हीलिंग, मतलब वो अपने पेन को बांट रहा है। तो हीलर क्या करता है, हीलर उस पेन को कम करता है, इट इज अ पेन किलर। अगर मैं ये कहूँ तो ऐसा अगर होता तो ये भी तो समझने वाली बात है कि जो क्रोनिक डिजीज है क्यों नहीं ठीक हो जाते हैं। मेडिकल साइंस की जगह फिर हम हीलिंग्स पे क्यों। कुछ हीलर्स तो कहते हैं कि वो कर भी देते हैं।
देखिए ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट है, क्योंकि मैं इसमें ये ज़रूर कहूँगी, विश्वास और अंधविश्वास थोड़ा-सा इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि हम सब की लिमिटेशंस हैं। अगर हम खुद को जो है समझने वाली बात है, आप भी जानते हैं क्रोनिक डिजीज़ेज़ किस तरीके से हम देख रहे हैं। अगर ये सब इतना आसानी से हो रहा होता, तो फिर तो बात ही क्या थी। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर शुड बी अ बैलेंस। एक और हीलिंग की हम बात करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं फॉरगिवनेस प्रेयर। फॉरगिवनेस प्रेयर जो हम जाके आकाशिक लाइब्रेरी में करते हैं, ये भी हीलर्स करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो जैसे हमने कोई कर्मा किया था, अभी जैसे हम किसी की बात कर रहे थे, उन्होंने पास्ट लाइफ में बच्चों को मारा, तो वो कर्मा वो लेकर आई, इसी वजह से उनका हेल्थ इश्यू नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हम फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं। हम हीलर जो है वो क्लाइंट के लिए फॉरगिवनेस प्रेयर करता है और यूनिवर्स से प्रार्थना करता है कि इनकी जो है जो भी कर्म इनसे हुए, जाने अनजाने, उसके लिए इनको माफ किया जाए और ये अपनी लाइफ को आगे अच्छे से फॉर हर ओन गुड, फॉर हर बेस्ट, वो अपने एज अ सोल वो ग्रो कर सके। तो यहाँ पर भी वी लीव इट टू द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स गाइड्स अस। आपको जानकर हैरानी होगी, जो लोग आकाशिक करते हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, उनको पता होता है कि उन्हें दे हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट हीलिंग और नॉट, और वेदर दैट पर्सन इज हील्ड और नॉट। और वो क्लाइंट खुद आकर बताते हैं कि यस वी आर फीलिंग अ चेंज, वी आर फीलिंग गुड एंड चीजें बदल रही हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो हमारी हीलिंग के अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, इसमें बहुत तरीके की हीलिंग्स है। जैसे कार्मिक पैटर्न है, उसको ब्रेक करना। वो कार्मिक पैटर्न अगर पूरा हमें लेसन दे चुका है, इसमें भी हम यूनिवर्स पे छोड़ते हैं। जो प्रेयर्स होती हैं उसमें यूनिवर्स पे ही छोड़ा जाता है कि क्या वो कार्मिक पैटर्न जो है, आप हमें बताएंगे कौन सा कार्मिक पैटर्न हम ब्रेक कर सकते हैं और हमें उससे क्या लेसन लेना था। क्या अगर वो हमारे अब हाईएस्ट गुड में हमें रोक रहा है, अगर हमारी सोल ग्रोथ में रोक रहा है, तो अगर हम प्रेयर करते हैं कि उसको ब्रेक कर दिया जाए, तो वहां पर वो भी संभव होता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि जैसे 6 काम करने के लिए आए थे, जिसमें से 1 काम में ही फँस गए, जिसके चक्कर में 5 काम रुक रहे हैं। तो हम वो उस काम को कहेंगे भाई अगले जन्म में कर लेंगे, पहले 5 निपटाने दो। ऐसा भी कुछ होती है हीलिंग? हीलिंग्स में देखिए, 6 काम अगर आप करने आए हो और आपने एक ही कर रहे हो आप, हाँ, उसी में फँस गए, उसके लूप में फँस गए। तो बट यू हैव टू डू द रेस्ट ऑफ 5 आल्सो। ये तो अपने आप आपको, ये यही तो हमें समझना है हमारे कंट्रोल में क्या है। आएंगे आपके पास अपने आप। देखिए एक चीज मैं हमेशा कहती हूँ और हर हीलर के लिए कहती हूँ और हर अध्यात्म में से हम लोग, ये बात हम सबको समझनी है कि हम सभी लोग, हमें सरेंडर करना है। हमें समझना है कि यूनिवर्स में हम जितना सरेंडर करेंगे, उतनी हमारी चीजें आराम से होंगी, उतनी चीजें हम बेहतर कर पाएंगे। एक छोटी सी बात है, क्या हम एनर्जी से फाइट कर सकते हैं? हर किसी की लाइफ का एक पहलू उठा लीजिए, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले अपने एक लाइफ का पहलू शेयर किया, ऐसे मेरे साथ भी हुआ। क्या मैं कंट्रोल कर पाई? दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। हम नहीं कंट्रोल कर सकते। ये कुछ ऐसे क्षण हैं जहां व्यक्ति समझ जाता है कि उसके पास वो पावर नहीं है, तो ये पहले ही समझ जाए कि उसके पास वो पावर नहीं है और यूनिवर्स को सरेंडर कर दे, प्रेयर करे, अपने आप को रिलीज करे, अपनी स्ट्रेस को धीरे धीरे रिलीज करना शुरू करे, अपनी ऊर्जा सुंदर करनी शुरू करे, अच्छा देखना शुरू करे, तो उसकी लाइफ में अपने आप परिवर्तन आता है। और ये सब चीजें हम आकाशिक से सीख सकते हैं, एवरीथिंग। क्योंकि आकाशिक जब हम करते हैं, जब हम 5th डिमेंशन में कनेक्ट करते हैं, सबसे पहली चीज हमें सुकून मिलता है। इट गिव्स यू इनर पीस। जो हार्मनी, जो पीस हम महसूस करते हैं, जो हमारे अंदर है, वो हम जो दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं ना, हमें लग रहा है कि ये काम हो जाए उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये हो जाए तो उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला। मगर जो सुकून है वो हमारे ही अंदर है। फिर क्या होता है, हर चीज को देखने का नजरिया बदल जाता है। हमारा ध्यान हर सुंदर चीज पे जाएगा, हर अच्छी चीज पे जाएगा। हम खुद ही चुनाव करते हैं। ये भी हमारा फ्री विल है कि हम क्या देख रहे हैं। अब जैसे हम हैं, कई लोगों की आदत आपने देखी होगी क्रिप करने की, हर चीज में कमियां ढूंढते रहते हैं। वो अच्छा देखना ही नहीं चाहते। उनको लाइफ में खराबी देखने में मजा आता है, उन्हें आनंद ही उसमें आ रहा है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहीं पर भी बैठ के अच्छा ढूंढ रहे होंगे। तो ये दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम आकाशिक। आप चीजों को सुंदर तरीके से देखना शुरू कर देते हो, आप दुनिया को सुंदर तरीके से देखना शुरू कर देते हो। मतलब जो चीज़ हमारे साथ हो रही है वो डिसाइडेड है, बट जो हमारा माइंडसेट है, वो हमारे हाथ में है। एग्जैक्टली, हमारा विवेक हमारे हाथ में है। और जितनी भी सारी चीज़ें हो रही है उसमें से 70% डिसाइडेड है,
30% के आसपास हमारे हाथ में। हमारे हाथ में है। ये हमें देखिए यहाँ पर भी हमें ये समझना है कि चाहे कोई भी है, वो अपनी लाइफ को कैसा बनाना चाहता है, ये कहीं न कहीं उसके कर्म उसका साथ देते हैं। अगर और कहीं न कहीं, कभी न कभी ज़रूर, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगी, अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, किसी ने मुझसे एक बात करी कि मैम लाइफ कभी जस्टिस नहीं करेगी क्या? कितना पेन दिखाएगी? तो मैंने उनको एक बात कही, उन्होंने कोई आकाशिक नहीं किया, वो सिर्फ़ मुझसे एक गाइडेंस ले रही थी। तो मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा उनकी एज समवेयर अराउंड शी इज 60। तो मैंने उनको ये बोला, आप 60 साल में क्या बदल पाए? कुछ नहीं बदल पाए ना। तो 60 साल में आप खुद कह रहे हो कि मैं इतना पेन झेल कर आई हूँ, आप कर्मा काट रहे हो, तो आप इसको ये एक्सेप्ट करके काटो ना कि मेरे कर्मा कट रहे हैं। क्यों आगे लेकर जाना है? किसको क्या पता है कितना आगे तक हमें जाना है, ये भी तो नहीं पता। तो हमें क्यों इन चीजों को इलैबोरेट करना है? क्यों हमें हमेशा ये सोचना है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान उसको कब सजा देगा? अरे सरेंडर करके तो देखिए, आनंद तो उसमें है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम लोग जो है सब कुछ छोड़ दें, संन्यास ले लें। मैं ये नहीं कह रही हूँ, सब कुछ चलेगा, और मैं ये इस बात को कहने में भी मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये भी कह रही हूँ कि हमें कोई कुछ कहेगा तो हमें दुःख भी होगा। मगर उस मोमेंट में, उस हीट ऑफ द मोमेंट में हम कैसे खुद को बैलेंस करते हैं, कैसे खुद को कंट्रोल करते हैं और मुस्कुरा के लेट गो कर देते हैं, ये हमें सीखना है। ये हमारी फ्री विल है। ज़रूरी है कि लड़के 4 शब्द अपशब्द कह के, उसके 4 सुन के, अपना मन खराब करके, उसका मन दुखा के तब आगे बढ़ना है। एक बार मुस्कुरा के, सरेंडर करके यूनिवर्स पे भी तो छोड़ सकते हैं। छोड़ दीजिए यूनिवर्स पे, और तब देखिए आपके रास्ते कैसे खुलते चले जाते हैं। आपके अंदर खुद ही सुकून आएगा। ऐसा लगता है कि आपके आस-पास एक शील्ड क्रिएट हो गई है और सब नेगेटिव एनर्जी रिपेल हो रही है। अपने आप होने लगती है। आपको नहीं फ़र्क पड़ता है। आप दूसरों की नज़र से खुद को देखना बंद कर देते हो। फिर आप एक नज़र से खुद को देखते हो, परमात्मा कैसे देख रहे होंगे। हर कर्मा बनाने से पहले आप ये बात सोचते हो कि वहाँ से मुझे क्या मिल रहा होगा? कि वो जब लिख रहे होंगे, जब वहाँ जाके मैं जवाब दूँगा तो क्या होगा? यहाँ के जवाब में फिर आपको इंटरेस्ट नहीं रहता। तो ये चेंज जो है, ये हमें समझना है। और यहाँ पर भी मैं आपको एक बात बताऊँगी, तो आकाशिक की बात हो रही है। अगर मैं इसको बहुत जनरल टर्म्स में इस वे में भी आपको बताऊँ कि जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट है, उन्होंने एक बार मुझसे कहा, मैम मुझे ना आपसे एक गाइडेंस लेना है। तो उन दिनों मैं कुछ व्यस्त थी, तो मैंने उनसे कहा मैं बिल्कुल आपको देती हूँ। फिर मैं उनसे बात नहीं कर पाई। नेक्स्ट सेशन में मेरे ख्याल से हफ्ते 2 हफ्ते बाद जब वो मेरे सेशन में आई, तो मैंने उनसे कहा आई एम सॉरी, मैं आपसे बात नहीं कर पाई थी। तो उन्होंने मुझे आगे से एक बात कही, तो उन्होंने कहा मैम मुझे अब गाइडेंस नहीं चाहिए। तो मैंने मुस्कुराई, मैंने कहा क्या हुआ? कहती है मैम आपने जो मेडिटेशन बताया था ना, मैं वो मेडिटेशन कर रही हूँ और मुझे हर सवाल का जवाब अब पता है। मेरे अंदर सुकून है। जो मैं दूसरों में परेशानियाँ ढूँढ रही थी ना, अब मुझे ऐसी तो ये मेडिटेशन कोई भी कर सकता है? ये मेडिटेशन कोई भी कर सकता है। या इसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर होगा? देखिए, ये मेडिटेशन जो है, इसमें ये कोई भी अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर सकता है। मेडिटेशन हालाँकि हम कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर हम अपनी सिर्फ साँसों पर भी अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, बहुत धीरे-धीरे साँसें लें और उसकी रिदम पर हम अपना ध्यान केंद्रित करें, तो हमारा मन शांत होने लगता है, हमारी बॉडी रिलैक्स होने लगती है। दिस इज़ वन वे। इसी तरीके से ये जो मेडिटेशन है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हर साँस जो हम अंदर ले रहे हैं, उसमें सकारात्मक ऊर्जा को हम इन्हेल कर रहे हैं, और हर साँस जो हम छोड़ रहे हैं, उसमें हर टेंशन, हर प्रॉब्लम, हर किसी का कहा हुआ जो जो कष्ट है ना, जो हमारे साथ लग जाता है, जो लॉसेस का टेंशन है, कोई भी है, वो हम रिलीज़ करते जा रहे हैं। तो आप देखिए, आप यूनिवर्स से आपकी चॉइस है ना, आपको नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है। अब आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया। हर सांस में आप शांति को इनहेल कीजिए और हर सांस जो आप छोड़ रहे हैं, उसमें आप टेंशन को रिलीज़ करते जाइए। ये सबसे सुंदर तरीका है अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करने का। और ये कब करना है? इसके लिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, और ये बात मैं यहाँ पर भी कहूँगी, अपने आप को बहुत ज़्यादा बाँधना नहीं चाहिए। अगर मैं कहूँ कि नहीं, नहीं ब्रह्म मुहूर्त में करिए, तो 50-70% लोग तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है ना वो उठेंगे ना वो होगा। सबसे पहले कोई भी काम को करने के लिए ना हमारा भाव सच्चा होना चाहिए, हमारी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दूसरा है, जब आपके पास समय हो। अब मैं एक लेडी से कहूँ नहीं, नहीं आपको तो सुबह 7 ही बजे करना है, तो 7 बजे बच्चों को स्कूल जाना है, हस्बैंड को जाना है, तो वो होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब ये, मेडिटेशन कब होता है? जब आपके आसपास शांति हो। मेडिटेशन कब होता है? जब आप अकेले ऊर्जाओं में हो, जब आप एनर्जीज को महसूस कर सकें। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक और तरीका इसका है, बैठिए, ओपन में बैठिए। ये जो
आप आसमान, खुला आसमान देख रहे हैं, ये जो ऊर्जाएँ आपको यूनिवर्स से मिल रही हैं, आप ऐसे बहुत लोग देखेंगे जो प्रकृति से बहुत कनेक्ट करते हैं, जिनको नेचर बहुत पसंद है, जिनको बहता पानी बहुत पसंद है, पहाड़ बहुत पसंद है, ठंडी-ठंडी हवा बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि वो इन ऊर्जाओं से कनेक्ट करते हैं। वो भी आप वहाँ पर कुछ क्षण बैठ के देखिए, आप नेचुरली मेडिटेट करने लगेंगे। कभी आप किसी नदी किनारे, माँ गंगा के किनारे जाकर बैठें और उस पानी की लहरों को महसूस करें, सूरज की पड़ती किरणों को महसूस करें, ठंडी-ठंडी हवा को महसूस करें। आप खुद उस मेडिटेशन में चले जाएँगे अगर आप शांति से वहाँ बैठ गए 5 मिनट। तो मेडिटेशन का मतलब ये है ऊर्जाओं से कनेक्ट करना, अपने आप को बिल्कुल काम करना, और वो तभी संभव है जब आस-पास शोर ना हो, जब आप बिल्कुल मेंटली जो है बैठने की सिचुएशन में हो, और कोशिश ये करना चाहिए कि हर चीज़ जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है उसे अपने आप से दूर कर दें। कम से कम एटलीस्ट दिन में आधा घंटा अपने लिए ये विशेष निकालें जहाँ पर ना मोबाइल फ़ोन हो, ना ही कोई आपको आपके माइंड में ये हो कि अभी मेरे को ये काम करना है। मतलब गिव योरसेल्फ 30 मिनट्स, और वो सब कर सकते हैं। एवरीबॉडी कैन मैनेज। और कोई पोस्चर ज़रूरी है या फिर किसी भी पोज़ीशन में बैठ के कर सकते हैं? पोस्चर के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हमारा स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए और बॉडी रिलैक्स होना चाहिए। अच्छा, लेट के हो स्पाइन सीधे? देखिए लोग जो है लेटकर, हम लोग क्या है ग्राउंडिंग ज़रूर करते हैं। ग्राउंडिंग में क्या होता है कि हमारी जो एनर्जीज़ हैं वो मदर अर्थ से कनेक्ट करती हैं। तो ग्राउंडिंग में हम अपने आप को, हमारा जो रूट चक्रा होता है उसको हम बैलेंस करते हैं, और हम इन ऊर्जाओं को यूनिवर्स से लेते हैं, मदर अर्थ से लेते हैं। तो हम उसमें मदर अर्थ से कनेक्ट करते हैं, तो उसमें ज़रूरी होता है हमारे पैर ज़मीन पे लगे। मगर मेडिटेशन जो है, अगर व्यक्ति अपनी एक जगह बना ले तो उससे खूबसूरत तो कुछ भी नहीं है। आपके एक जगह, क्योंकि वो जगह एनर्जाइज हो जाती है, जैसे हम सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा। आप अपनी चेयर पे बैठते हो तो आपकी एनर्जी डिफरेंट है। यस, और अभी आप अपने घर पे बेड पे बैठे हो, सोफा पे बैठे हो, तो योर एनर्जी इज डिफरेंट। आपका जो ऑफिस होगा, उसकी जो चेयर होगी, वहां आप अलग ऊर्जा महसूस करते हो, आपकी अंदर से इच्छा होती है काम करने की। तो इसी तरीके से हमारा अगर एक स्थान बन जाए तो उससे सुंदर कुछ नहीं है। मगर इनिशियली चेयर पे बैठ के भी करी जा सकती है, स्पाइन स्ट्रेट रखें और अपने हाथों को खोलें। बेहतर ये है कि लेट कर ना करें, क्योंकि उसमें फिर 90% लोग ये कहते हैं मैम मैं सो गया। हालांकि आकाशिक हम कहते हैं कि आप लेट कर सकते हो, मैं उसमें भी कहती हूँ अगर आपका पेट भरा है, आपने खाना वाना खाया है, तो बिल्कुल मत लेटिए, क्योंकि फिर आपको यही लगेगा कि आप सो गए हैं। तो सोना नहीं है, बट अपने आप को बैलेंस रखना है। तो स्पाइन स्ट्रेट रखें, और जो है आप चेयर पे बैठ के करें, कहीं पर भी बैठ के करें, इनिशियली करना शुरू करें, वो इम्पोर्टेंट है। ऊर्जाओं में अपने आप को कनेक्ट करना शुरू करें। पार्क में बैठ जाइए 15 मिनट पार्क में बैठिए, लीजिए इस ऊर्जा को, जो सुबह की ऊर्जा होती है। शाम में भी आप जा सकते हैं, जब आपको सिर्फ आंखें बंद करके हवा को महसूस करना है, चिड़िया की आवाज़ें जो इतनी सुंदर सुंदर आती हैं उसको महसूस करना है। आपको अपने आप लगेगा दैट यू आर मेडिटेटिंग। आपको अपने आप अपने अंदर चेंज महसूस होगा। और ये चीज़ भी मुझे किसी ने सिखाई थी। एक बार मुझे किसी ने कहा था कि आप जो हैं, उनका भी मैं बहुत सम्मान करती हूँ। उन्होंने मुझे कहा आप कमरे में ना थोड़ी देर अकेले बैठ जाया कीजिए, सब कुछ बंद करके, और ऊर्जाओं को जो है उसको महसूस कीजिए। तो मैंने उनसे कहा मैं बैठ जाऊँ? मैं तो मतलब मेरा काम ही ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल शांति से बैठने वालों में से मैं हूँ नहीं। उन्होंने कहा पार्क में बैठ जाओ। तो इनिशियली व्हेन ही टोल्ड मी दिस, तो तब मैं मुस्कुराई और मुझे लगा कि मैं ये कैसे करूँगी। बट बिलीव मी व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इट, अब तो जब हम कराते हैं तो हम 90% उन्हीं ऊर्जाओं में होते हैं। तो इट वर्क्स लाइक दिस। तो कोई भी कर सकता है इसको। तो सबसे पहले थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ नई चीज़ें जानने को मिली और थोड़ी और क्लैरिटी आई चीज़ों के बारे में। मुझे उम्मीद है हमारी ऑडियंस को भी ऐसा ही लगा होगा, उनको भी क्लैरिटी मिली होगी। लाइफ में कुछ भी होता है तो उसको कितने ब्यूटीफुली आप एक्सेप्ट कर सकते हो। ये जो थॉट प्रोसेस है ये रहेगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच। और मैं यही कहूँगी कि इसमें हम सबको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऊर्जाएँ हमारी हर समय मदद कर रही हैं। यूनिवर्स हमें गाइड कर रहे हैं, शायद हम ही नहीं समझ पाते हैं। और हमें, हमारी लाइफ बहुत सुंदर है, देखने का नज़रिया हमारा है। परेशानियाँ कभी नहीं जाने वाली हैं, चारों खाने किसी के चौकस नहीं होने वाले हैं। तो मुस्कुराइए, जैसा है बहुत सुंदर है, आनंद में रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।